नमस्कार दोस्तों, 20 सितंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल बिल्कुल ही पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। वन पार्टी जगरनॉट, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे इसमें नहीं लगा। ये मेजॉरिटी पार्टी क्या करती है, अपोजिशन पार्टी क्या करती है, इसके रिस्पेक्ट में एक बड़ा ही आप कह सकते हो कि साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट दे रखा है। सो नॉट इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। फिर अगला आर्टिकल दे रखा है द रिलेटिव इनकम सब्जेक्टिव वेलबींग। यहां पे क्या बताया जा रहा है कि देखिए दो प्रकार की वेलबींग होती है। एक तो ऑब्जेक्टिव वेलबींग होती है, एक आपकी सब्जेक्टिव वेलबींग होती है। ऑब्जेक्टिव वेलबींग में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है आपका इनकम एक्सपेंडिचर। और सब्जेक्टिव वेलबींग में क्या क्या आता है, तो आपकी लाइफ सेटिस्फैक्शन कैसी है, आप कितने खुश हो, एज, जेंडर, स्कूलिंग, रिलीजन, कास्ट, मैरिटल स्टेटस, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सोशल नेटवर्क, इन सब चीजों के साथ जो बेनिफिट जुड़ा हुआ होता है उसको आप सब्जेक्टिव वेलबींग बोलते हो। फिर अपने ही एक पुराने आर्टिकल से इस पूरे के पूरे टॉपिक को ये कंपेयर कर रहे हैं। तो एज सच एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मुझे कुछ बहुत ज्यादा इसमें खास नजर आया नहीं। ठीक है, एक थॉट प्रोसेस दे रखा है और वो थॉट प्रोसेस भी बहुत बोरिंग है और कुल मिला के उसमें कोई इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक एग्जाम का है नहीं। एक चीज एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ना हो बट कम से कम इंटरेस्टिंग हो तो उसको डिस्कस करने में मजा आता है। इसमें वो दोनों ही चीजें नहीं है, दैट्स व्हाई आई स्किप्ड इट। अमरिंदर सिंह साहब से रिलेटेड एक आर्टिकल है। कांग्रेस पार्टी का ये जो लीडरशिप रिजीम चेंज हुआ है आपका पंजाब के अंदर, आपका चानी जी बन गए हैं चीफ मिनिस्टर, अमरिंदर सिंह साहब स्टेप डाउन कर रहे हैं। इसके ऊपर 2-3 वीडियोस बना चुका हूं, आज के करंट अफेयर्स में बात की है, तो विल नॉट डिस्कस इट। जो पहला आर्टिकल डिस्कस करूंगा वो ये है 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन। अभी रिसेंटली मोदी जी के बर्थडे पे हमारे देश में 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन शॉट्स दिए गए। और अगर आप देखो तो हमने चाइना को भी क्रॉस कर दिया। चाइना ने भी मैक्सिमम एक दिन में 2.47 करोड़ शॉट्स दिए और हमने 2.5 करोड़ शॉट्स दे दिए। ये जो 2.5 करोड़ शॉट्स है ना, ये पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितने हैं, आप कह सकते हो 2/3 ऑफ द कनाडा की आबादी और न्यूजीलैंड की आबादी के 5 गुना इतना हमने एक दिन में वैक्सीनेशन दे दी। लेकिन फिर भी अब ओवरऑल सरकार कुछ भी करती है उसको मजाक उड़ाया जाता है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पीएम का बर्थडे था तो आपने इतनी सारी वैक्सीनेशन शॉट्स दे दी, ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो जिस हिसाब से भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है इसको देखेंगे, सरकार कुछ भी करे, कुछ ना कुछ करके क्रिटिसाइज करना ही है। फिर हाउ द 9/11 वॉर्स चेंज द वर्ल्ड, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। अच्छा व्यू पॉइंट दिया हुआ है अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट से। अमेरिका ने एक तो किन किन देशों में रिजाइम चेंज करने की कोशिश की है और जहां जहां पे भी रिजाइम चेंज करने की कोशिश की है, चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, उसके बाद जो इंस्टेबिलिटी आई है उसको यूएसए संभाल नहीं पाया है। तो क्या यूएस की यहाँ पे इंटरनेशनल सुपर पावर वाली ताकत खत्म हो गई है, इसके बारे में व्यू पॉइंट दिलाया गया है, इसको देखेंगे। फिर ये जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन होते हैं जिनको आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी बोलते हो, इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को अकाउंटेबल करने के लिए, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस को अकाउंटेबल करने के लिए, तो ये ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन आज की डेट में बहुत स्ट्रांग हो गया। आप अंदाजा लगाइए कि Amazon.com, ये जो एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज है, इनकी कितनी औकात है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हैं, वैसे तो मैंने अमेजन, गूगल, ये कुछ कंपनीज का नाम लिया, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं। ये जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के नियम कानून इनके ऊपर लागू होते हैं। और इस बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में इन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस के फेवर में बहुत कुछ लिखा होता है बट इनको अकाउंटेबल नहीं किया जाता है। तो इनको अकाउंटेबल करना जरूरी है। और इनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों जरूरी है, इसको अर्जेंटीना के कंटेक्स्ट में समझाया गया है। और इंडिया की बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में भी जो लेटेस्ट आई है 2016 में, उसमें भी ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस को ज्यादा अकाउंटेबल नहीं किया गया है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है, इसको देखेंगे। और फाइनली एम्पैथी थ्रू एजुकेशन, दैट इज सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। ये जो कंसेप्ट है इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है और ये सोशल और इमोशनल लर्निंग किस प्रकार से बच्चों को मदद कर सकती है और कोरोना का इस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, इन सब चीजों के बारे में एक व्यू पॉइंट दे रखा है, इसको देखेंगे। तो इतने आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो जयवीन सिंह ने हमको ज्वाइन किया है। जयवीन सिंह का ये सेकंड मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक जयवीन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उपासना भाटी ने हमको ज्वाइन किया है। ललिता कुमाई ने हमको कल ही ज्वाइन कर लिया, कल इनका नाम ले लिया है। फिर निरंजन खातू ने हमको ज्वाइन किया। निरंजन खातू का ये थर्ड मंथ एज ए मेंबर। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक निरंजन खातू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। निखिल सोय ने हमको ज्वाइन किया। निखिल सोय का ये फोर्थ मंथ एज ए मेंबर। थैंक यू सो मच निखिल फॉर ज्वाइनिंग रिकरेंटली, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल एज ए मेंबर। नेक्स्ट कुंदन कुमार ने हमको ज्वाइन किया है
एंड साहिल वर्मा ने हमको ज्वाइन किया। साहिल वर्मा का ये 3rd मंथ एज अ मेंबर। वेलकम बैक साहिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन, थैंक यू फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। तो साहिल वर्मा 3rd मंथ एज अ मेंबर, कुंदन कुमार, देन निखिल स्वाय 4th मंथ एज अ मेंबर, निरंजन खातू 3rd मंथ एज अ मेंबर, and then Upasana Bhati and Javeen Singh. Javeen Singh 2nd month as a member. So I welcome you all guys and girls to my channel. Thank you so much for joining. Thank you for your consistent support. मतलब ये members specifically मेरे लिए बहुत helpful हैं और recently मैं कुछ इस प्रकार का प्लान कर रहा हूँ कि स्पेसिफिकली मैं कुछ MCQs बनाऊंगा और वो MCQs अपने मेंबर्स के लिए अवेलेबल करवाऊंगा, जो कि मेंबर्स का भी कहना सही है कि भाई कुछ ना कुछ सर मतलब एक एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए कुछ MCQs टाइप के होने चाहिए। वैसे तो देखिए बहुत सी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है, अकेले एज एन इंडिविजुअल वर्कर। अब आप कह सकते हो कि सिर्फ विनीत सर मेरी हेल्प करते हैं, बाकी तो इस वेबसाइट पे ओवरऑल मैं ही काम कर रहा हूँ और लग नहीं रहा है कि ज़्यादा कोई किसी को ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि मैं क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और उस हिसाब की क्वालिटी नहीं मिल पा रही। मैंने एक टीचर हायरिंग एक्सपेरिमेंट जरूर चलाया था, बट उस हिसाब का रिस्पॉन्स मुझे मिल नहीं पाया। आया बहुत लोगों का है, लेकिन उस हिसाब की क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, तो इट सीम्स लाइक मुझे ही वीडियोस बनानी पड़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द मेंबर्स ज्वाइनिंग। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने इस डिस्कशन को। स्पाइक, ये क्या बात की जा रही है? तो भैया वैक्सीनेशंस की बात की जा रही है टू स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर ग्रेटेस्ट इन्फेक्शन रिस्क। देखिए 17 सितंबर को 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन शॉट्स दिए गए इंडिया में। एक तरह से आप कह सकते हो कि जो हमारे स्टेट्स हैं उन्होंने हमारे मोदी जी को गिफ्ट दिया 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन शॉट्स के थ्रू। अब ये दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कनाडा एंड 5 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड। एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन मजाक बात नहीं, हमने चाइना को भी यहाँ पे पीछे छोड़ दिया। इंडिया में 62% इंडियन एडल्ट्स को एक डोज मिल चुकी है कोरोना को और लगभग 20% कंप्लीटली इनोकुलेट हो चुके हैं। मैं एडल्ट पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, मैं कंप्लीट पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। अब देखिए खास बात यहां पे ये कि अब क्रिटिसाइजमेंट शुरू हो रहा है। देखिए है क्या कि इंडिया में अभी भी वैक्सीन की थोड़ी बहुत कमी बता रहे हैं ऑथर का ये बोलना है कि अब यूएस की अगर आप बात करो तो यूएस में वैक्सीन की सप्लाई अमेंडेंट है, लेकिन बहुत सारे व्यूज में ऐसे लोग हैं जो कि अब उतनी वैक्सीन की डिमांड नहीं कर रहे हैं, वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं। इंडिया का ऐसा सीन नहीं है, इंडिया में अभी भी वैक्सीन की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन वैक्सीन की सप्लाई कम है। भारत बायोटेक का यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। भारत बायोटेक जुलाई और अगस्त के समय पे एक्सपेक्ट किया गया था कि ये एक मंथ में 6 से 7 करोड़ डोजेस प्रोवाइड करेंगे और सितंबर तक ये 10 करोड़ डोजेस प्रोवाइड करेंगे एक महीने में, ऐसा बोला था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अप्रैल में। बट इस हिसाब का अप्लाई मतलब इन्होंने ओवरऑल भारत बायोटेक की डोज अवेलेबल नहीं करवाई है। जुलाई से दिसंबर 2021 के पीरियड में टोटल 52 करोड़ डोजेज आनी थी, जिसमें से सितंबर से दिसंबर में 40 करोड़ डोजेज आनी थी, लेकिन अब तक केवल 9 करोड़ डोजेज आई हैं। तो अगर 9 करोड़ डोजेज आई है मतलब इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन का प्रोडक्शन है ये बहुत धीमा है। अब बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने बोला है कि जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है लगभग 94 करोड़ की, इसको हम इस साल के एंड तक पूरी तरीके से इनोकुलेट कर देंगे, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि टोटल इस 94,000 करोड़ को इनोकुलेट करने के लिए लगभग 185 कह लीजिए टू बी प्रिसाइज 188 करोड़ डोजेस चाहिए और 188 करोड़ डोजेस में से 80 करोड़ डोजेस लगभग हम लोग दे चुके हैं। तो अभी भी अगर आपको ये टारगेट पूरा करना है तो पर डे 1 करोड़ डोज देनी है और पिछले 7 दिन का एवरेज है 60 लाख से 70 लाख। कुछ स्टेट्स यहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट 7 लाख से 70 लाख के एवरेज में आप किसी भी हाल में साल के एंड तक कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे। चलिए जनवरी फरवरी तक भी अगर पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाए 2022 तक तो भी मैं कहूंगा यहां पे बुरा नहीं है। इंडिया के हालात अभी के लिए ठीक है, डेली कोरोना वायरस केसेस कम हो गए, 30,000 केसेस एक दिन में आ रहे हैं। अब जब सेकेंड वेव आई थी ना, सेकेंड वेव से पहले एक दिन में 10,000 केसेस आ रहे थे डेली, तो उसके बाद इतनी डेडली कोरोना वायरस आएगी किसी को पता नहीं था, तो अभी तो 30,000 आ रहे हैं। आगे आने वाले समय में कितनी खतरनाक कोरोना केस आएगी मतलब वेव आएगी इसके बारे में ज्यादा पता है नहीं। बहुत सारे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उनका ये बोलना है कि वी आर ऑलरेडी अंडर द थर्ड वेव। डेल्टा वेरिएंट ने पूरे इंडिया में तरखाट मचाया है, अलग अलग प्रकार के वेरिएंट्स इमर्ज हो सकते हैं, इम्यून एस्केप हो सकता है, बहुत तेजी से वैक्सीनेशन करने की जरूरत है। तो ओवरऑल ये जो 2.5 करोड़ की खुशी है इसको ना मनाइए और काम में लगिए। फिर ये भी बताया जा रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने वाले हैं और विंटर के दौरान इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में करोड्स ऑफ अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन आएंगे। अब फिर यहाँ पे अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, अभी कुछ दिन पहले कल ही शायद मैंने आपको एक वीडियो बनाई है कि शुड चिल्ड्रन बी गिवन कोविड वैक्सीनेशन जैब्स,
चिल्ड्रन को कोविड वैक्सीनेशन जैब देना क्यों नहीं चाहिए जल्दी में, इसके ऊपर थॉट प्रोसेस चल रहा है दुनिया भर में। और यहां पे देखिए दो व्यू पॉइंट्स हैं। यहां पे सब लोग कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन दिए जाओ, वैक्सीन दिए जाओ, इससे सब सॉल्व हो जाएगा। इससे सब सॉल्व नहीं हो रहा है। आपके अंदर इम्यूनिटी आ रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से आपको कोरोना से बचा नहीं रही है। चलो एडल्ट्स में तो आप वैक्सीनेशन को तेज करो, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि कम से कम बच्चों में वैक्सीनेशन को थोड़ा सोच समझ के आप इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स अभी भी इस वैक्सीन के ज्यादा लोगों को पता नहीं है। इंडिया में अच्छी बात यह है कि कम से कम इंडिया में वैक्सीन स्केप्टिसिज्म नहीं है। जो थोड़ा बहुत वैक्सीन स्केप्टिसिज्म था इंडिया में, वो सेकंड वेव के दौरान चला गया। सेकंड वेव से पहले बहुत लोगों के अंदर स्केप्टिसिज्म था, थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी था, सबके अंदर ही होता है कि यार ये बाहर की वैक्सीन हमारे लग रही है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जब सेकंड वेव आई, सबकी इतनी हालत खराब हो गई, इतना डर गए लोग। मेरी पहचान में इतने अमीर अमीर लोग जिनके अकाउंट में 3-3 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, उनको सिलेंडर तक नहीं मिला ऑक्सीजन का, और वो खत्म हो गए। सोचिए इतने बुरे हालात थे सेकंड वेव में, तो लाइन ही लग गई हॉस्पिटलों के बाहर कि भैया हमको वैक्सीन ठूस दो, जैसे भी कैसे करके हमको बचा लो। इस हद तक हालात खराब थे। तो कुल मिला के यहाँ पे ऑथर बस में यही बोल रहा है कि आप रिकॉर्ड डेली का बनाने की बजाय अगर उन स्टेट्स में वैक्सीनेशन को प्रायोरिटाइज करो जहां पे ज्यादा कोरोना फैल रहा है, एक्चुअली केरला और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स की बात हो रही है, तो ज्यादा बेटर होगा। मतलब कुछ ना कुछ करके यहाँ पे थोड़ा बहुत सरकार जो भी कर रही है उसमें कमियां निकाल दो, यही निकाली गई और कुछ नहीं। नेक्स्ट है होल्डिंग TNCs अकाउंटेबल, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज कैन बी हार्नेस्ड इन दिस एफर्ट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए। ओके, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। अभी क्या है कि जो UN का वर्किंग ग्रुप है ऑन ह्यूमन राइट्स, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड अदर बिजनेसेस, तो इस वर्किंग ग्रुप ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है। दिस रिपोर्ट इज ऑन ह्यूमन राइट्स कंपैटिबल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स। तो भाई ये जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें आपकी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज भी आती हैं, ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ह्यूमन राइट्स कंपैटिबल है या नहीं है, उसके ऊपर UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है। अब सबसे खास बात यह है कि इस रिपोर्ट ने अलग अलग स्टेट्स को, मतलब अलग अलग कंट्रीज को यह बोला है कि आप जो भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करते हैं, आप इस बात को मेक श्योर करिए कि दे आर कंपैटिबल विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस। अब ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज इंपॉर्टेंट क्यों होती है? देखिए, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज इन्वेस्टर ऑब्लिगेशंस को एम्फसाइज करती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लॉ में ये जो ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं जो कि अलग अलग देशों में जाके काम करती हैं, ये किस हद तक ह्यूमन राइट्स को मानती हैं, ओवरऑल जिस देश में जाके ट्रांसनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं वहां पे ये अकाउंटेबिलिटी को कैसे मेंटेन करती हैं, उस देश के लोगों के हित के बारे में सोचती हैं कि नहीं सोचती हैं, केवल अपना ही प्रॉफिट देखती हैं। एक करप्शन स्कैंडल निकला था सीमेंस का जर्मनी में, तो इस कंटेक्स्ट में इन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज में ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस को और अकाउंटेबल बनाने की जो बात है वो काफी तेज कर दी गई। फॉर्मर जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है हेनरी किसिंगर साहब, इन्होंने 1975 में 1975 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बोला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड आर्टिकुलेट स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट फॉर TNSCs। मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटीज को ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट को आर्टिकुलेट करना चाहिए। और उसके बाद आप देखोगे कि एक एफर्ट लिया गया बाय द UN टू डेवलप अ मल्टीलेटरल कोड ऑफ कंडक्ट ऑन TMCs। मतलब ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए एक मल्टीलेटरल कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाएगा, यूनाइटेड नेशंस पे इसके ऊपर बातचीत हुई। लेकिन उस समय पे डेवलप्ड कंट्रीज का एक अलग व्यू पॉइंट था और डेवलपिंग कंट्रीज का एक अलग व्यू पॉइंट था, इसलिए 1992 में इस मल्टीलेटरल कोड ऑफ कंडक्ट को छोड़ दिया गया। असल में बात ये थी ना, ज्यादातर जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस है बड़ी बड़ी, वो आती हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, और डेवलप्ड कंट्रीज की पॉलिटिक्स में इन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस की चलती बहुत है, पॉलिटिकल फंडिंग वगैरह करती हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज अगर अकाउंटेबिलिटी मांगेगी तो डेवलप्ड कंट्रीज पुश बैक करेंगे, बोलेंगे हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तुम्हारे लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तुम्हारे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुमको अकाउंटेबल भी हो जाए। तो इस प्रकार की बात है। लेकिन बात यह है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में चूंकि ये ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस बहुत ताकतवर हो रहे हैं, तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज में कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी सेटअप करना बहुत जरूरी है। अभी के समय में BITs में सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफर किया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। ओके, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इनके ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं लगाए जा रहे हैं। दीज ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस आर नॉट अकाउंटेबल, बट हाँ इनको प्रोटेक्शन खूब दी जा रही है। तो ये जो स्ट्रक्चरल एसिमेट्री है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज में, इसको हटाने की जरूरत है। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आपको उनके ऊपर ऑब्लिगेशन भी इंपोज करने पड़ेंगे
उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। 2011 में एक रिपोर्ट आई थी जॉन रगी की, यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स। इसने भी ये बोला था कि भाई ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस को अकाउंटेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2014 में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप बनाया जिसका मैंडेट था टू इलैबोरेट ऑन एन इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन टीएनसी एंड बिजनेस कंसर्निंग ह्यूमन राइट्स। 2014 से आप देखोगे कि ओवरऑल आवाज बहुत तेज हो गई है कि इन फॉरेन कॉर्पोरेशंस को भी अकाउंटेबल किया जाए, और यूएन की रिपोर्ट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है भाई, ये जो बीआईटीज हैं इनको प्रॉपर तरीके से अमेंड करके ओवरऑल अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल लॉ केस भी उठ के आया, उर्बेसॉर वर्सेस अर्जेंटीना 2016। इस पर्टिकुलर केस से ये पता चलता है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ फॉरेन कॉर्पोरेशंस कितनी जरूरी है। एक्चुअली में हुआ ये कि अर्जेंटीना में कंसेशनर काम कर रहा था, ओके, उसने कुछ ठेका उठाया था अर्जेंटीना में विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज, ओके। और इसमें उर्बेसॉर नाम की एक स्पेनिश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कंपनी शेयर होल्डर थी। तो उर्बेसॉर ने कुल मिला के आप कह लो स्पेनिश कंपनी ने अर्जेंटीना के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था। अब 2001 की फाइनेंशियल क्राइसिस में कुछ इमरजेंसी मेजर्स लिए अर्जेंटीना ने। इस इमरजेंसी मेजर्स के चलते इस ठेकेदार कंसेशनर का हो गया नुकसान, तो उर्बेसॉर का भी नुकसान हो गया। तो उर्बेसॉर अर्जेंटीना स्पेन बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर अर्जेंटीना को अकाउंटेबल ठहरा रहा था और ओवरऑल कंपनसेशन मांग रहा था। अर्जेंटीना ने बोला किस बात का कंपनसेशन भाई, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे देश के लोगों को, जो वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं वो वाटर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो अच्छी क्वालिटी का वाटर ना प्रोवाइड करके, अच्छी सर्विसेज ना प्रोवाइड करके आप हमारे देश के लोगों के ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हो। और जब हमने ओवरऑल कुछ चेंजेस किए तो आप अब हम ही से कंपनसेशन मांग रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है। और ये पूरा का पूरा जो केस था वो अर्जेंटीना के फेवर में गया। ट्राइब्यूनल ने यहाँ पे क्या बोला, जो भी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे अर्जेंटीना स्पेन बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इसके अंदर ट्राइब्यूनल्स भी बनाए जाते हैं। इंडिया भी जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करता है उसके अंदर ट्राइब्यूनल्स होते हैं। तो इन ट्राइब्यूनल्स ने क्या बोला, कॉर्पोरेशंस, ये जो अर्जेंटीना स्पेन बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर जो ट्राइब्यूनल डेजिग्नेट किया गया था, इसने बोला कि कॉर्पोरेशंस कैन बी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड आर अंडर अ ड्यूटी नॉट टू एंगेज इन एक्टिविटीज दैट हार्म और डिस्ट्रॉय ह्यूमन राइट्स। तो कॉर्पोरेशंस को ह्यूमन इंटरनेशनल लॉ की बात माननी चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स को हार्म करे या डिस्ट्रॉय करे, ओके। अब सबसे खास बात यहां पे यह है कि एज रिगार्ड्स द क्वेश्चन ऑफ वेदर द फॉरेन इन्वेस्टर्स वाज एन इंटरनेशनल लॉ obligation to provide drinking water and sanitation, the tribunal held that only states have a positive obligation, the human right to water. Corporations only have a negative obligation in this regard unless specific human rights obligations are imposed on the foreign investors as part of BIT. यहाँ पे ट्राइब्यूनल ने साफ-साफ बोला कि देखिए जो भी BITs आज की डेट में साइन होती हैं वो ज्यादातर इन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस के फेवर में होती हैं, और जब भी इस प्रकार की कोई क्राइसिस हो जाती है तो डिसीजन भी ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन के फेवर में देना पड़ता है। और जब भी कोई पॉजिटिव चीज करने की बात आती है जनता के लिए, लोगों के लिए, तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस देश की सरकार के ऊपर डाल दी जाती है। तो अब ये बहुत जरूरत आ गई है कि ओवरऑल इन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस को मैनेज करने वाले ये जो बीआईटीज हैं इनको अमेंड किया जाए, और इसमें इन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस के ऊपर भी पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस डाले जाएं, ताकि कम से कम ये कोई ऐसे काम में सीधे सीधे इन्वॉल्व ना हो जो कि लोगों का अहित करे। एक और चीज जरूरी है कि निगेटिव नहीं पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस डालना जरूरी है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर अननेसेसरी और अनड्यू प्रेशर डालना सही नहीं है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस डालो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस भी डालोगे ना तो भी उस बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ये जो अमेरिका की बड़ी बड़ी फर्म्स आती है ना इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, वियतनाम में, फिलीपींस में, ये उन्हीं कंट्रीज में जाएंगी जहां पे इनके ऊपर ऑब्लिगेशंस बहुत कम हो और फायदे बहुत ज्यादा हैं। अगर इंडिया जरूरत से ज्यादा बीआईटीज के अंदर ऑब्लिगेशन डाल देगी ना, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं। इसलिए हमारी सरकार भी बीआईटीज को काफी हद तक इन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस के फेवर में रखती है। ज्यादातर आज की डेट में जो बीआईटी साइन की जाती है उसमें सॉफ्ट लॉ लैंग्वेज होती है, हॉर्टेटरी मतलब कि लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन से बोला जा रहा है कि हाँ भाई आप ऐसा करो, एक स्ट्रांग वर्ड में बोला जा रहा है आप ऐसा करो, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब अगर उन्होंने नहीं किया तो उनको अकाउंटेबल ठहराने का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ये गलत है। अब इंडिया का मॉडल जो बीआईटी है 2016 का, इसमें भी कुछ इन्वेस्टर ऑब्लिगेशन है, लेकिन ये बस एंडेवर क्लॉजेस हैं। मतलब ओवरऑल एग्जॉर्ट कर रहे हैं, हम प्रेशराइज कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को कि ठीक है भाई वो कुछ पॉजिटिव करे। उसने पॉजिटिव नहीं किया तो उसके ऊपर कुछ किया नहीं जा सकता है। किसी भी प्रकार का कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन मॉडल बीआईटी ऑफ 2016 ऑफ इंडिया के थ्रू नहीं लगाया गया है।
तो जरूरी है कि इंडिया भी पॉजिटिव और बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस लगाए यहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स के पीछे, ताकि इन फॉरेन इन्वेस्टर्स के दिमाग में भी ये रहे कि भाई ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करो, नहीं तो हमारे ऊपर चीजें इंपोज कर दी जाएंगी। इसका एक जबरदस्त एग्जांपल दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ नाइजीरिया मोरक्को बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जो कि पॉजिटिव बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस लगाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के पीछे और उनको मैंडेटरी कर देता है कि दे कंडक्ट एन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। तो भाई जो भी फॉरेन आपके ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं आके, उनके ऊपर ये कंपल्शन होनी चाहिए कि वो एक EIA कंडक्ट करें, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कंडक्ट करें। फिर क्या बोला जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक ऐसा इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क जहां पे अगर ये ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन कुछ गलत कर रहे हैं तो इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाना चाहिए और इल्जाम जस्टिफाइड होना चाहिए और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फिर ये नहीं होना चाहिए कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जा जाके बोल रहे हैं कि नहीं भाई देखो हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे इन्वेस्टर अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। गॉट इट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एम्पैथी थ्रू एजुकेशन। सोशल एंड एजुकेशनल लर्निंग इज नॉट फ्लफ, इट इज एन इंपॉर्टेंट गोल इन एजुकेशन। क्या बताया जा रहा है भाई, इंडिया की नेशनल पॉलिसी के अंदर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इमोशनल और सोशल लर्निंग की बात की गई, इसको एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट फैसेट बनाया गया। SEL एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रिकॉग्नाइज करते हो और मैनेज करते हो इमोशंस को टू नेविगेट सोशल सिचुएशंस इफेक्टिवली। इंसान एक सोशल एनिमल है, जिस भी सोसाइटी में वो रहता है उसको अपनी सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करना है, बहुत सारे सोशल इंटरेक्शंस आते हैं। अभी इस सोशल इंटरेक्शंस के साथ डील करना, इसके लिए आपके अंदर एक सोशल स्किल होनी चाहिए, एक इमोशनल स्किल होनी चाहिए, और ये सोशल और इमोशनल स्किल समझाना सिखाना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर दे रखा है। ये पॉलिसी बोलती है कि न्यूमरेसी और लिटरेसी जरूरी है, मतलब जो ट्रेडिशनल सेंस में, कन्वेंशनल सेंस में हम लोग जो एजुकेशन जिसको समझते हैं वो तो जरूरी है ही है। ऐसी स्किल्स लेके आना कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कम्युनिकेट कर सके, कोलैबोरेट कर सके, क्रिटिकली थिंक कर सके और क्रिएटिविटी के साथ काम कर सके, ये भी बहुत जरूरी है। तो बेसिकली सोशल एंड इमोशनल लर्निंग is foundational for human development, building healthy relationships, having self and social awareness, solving problems, making responsible decisions and academic learnings, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। की एलिमेंट्स क्या हैं SEL के? कल्टिवेटिंग एम्पैथी एंड थ्योरी ऑफ माइंड। एम्पैथी यहां पे क्या है? एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड another person's emotion and be aware of why they might be feeling those emotions from their perspective। मतलब एम्पैथी का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन की इमोशन को समझो और फिर इस बात को भी समझो कि उस पर्टिकुलर पर्सन में वो इमोशन क्यों आ रहा है, और उसके इमोशन को समझने के लिए उसके पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे थ्योरी ऑफ माइंड आ रही है। थ्योरी ऑफ माइंड मतलब आप दूसरे क्या सोच रहे हो उसको समझ पा रहे हो, दूसरे के इंटेंशंस, दूसरे के सर्कमस्टांसेस, दूसरे की नॉलेज, दूसरे के बिलीव्स। और जब आप इस चीजों को समझ पाओगे तब सिर्फ आप चीजों को अपने हिसाब से नहीं सोचोगे, आप चीजों को दूसरों के हिसाब से भी सोचोगे, और तब आपकी सोशल स्किल्स और इकोनॉमिक रेगुलेशन जबरदस्त होगा। समझ गए? यहां पे जो सोशल और इमोशनल लर्निंग का रूट बताया जा रहा है, ये फिजियोलॉजी में बताया जा रहा है। इनफैक्ट जो हमारे बायोलॉजिकल यूनिट्स हैं, जो न्यूरोबायोलॉजिकली ब्रेन के बहुत से रीजन है, जैसे प्री फ्रंटल और फ्रंटल कॉर्टाइसिस, एमिगडाला, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, जो कि कॉग्निटिव मैकेनिज्म ऑफ सोशल एंड इमोशनल लर्निंग में इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है कि जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ना सोशल और इमोशनल लर्निंग के, वो एक दूसरे के साथ इनहेरेंटली लिंक्ड है। ये जो ब्रेन सिस्टम से हमारे, वो ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं और वो कहीं ना कहीं सोशल और इमोशनल लर्निंग को भी अफेक्ट करते हैं। और एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, पैदा हो रहा होता है, वो उस समय पे जो सीखता है ना, वो बहुत हद तक उसके साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन के ओवरऑल डेवलपमेंट को यहाँ पे अफेक्ट करता है। इसीलिए सोशल और इमोशनल लर्निंग को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन्वॉल्व करना, हमारे करिकुलम में इन्वॉल्व करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे इसको समझ पाए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे खास बात यह है कि पैंडेमिक आ गया। अब पैंडेमिक सोशल और इमोशनल लर्निंग के सामने बड़ा चैलेंज लेके आया। सोशल लर्निंग में आपको सोसाइटी में जाके इंटरैक्ट करना होगा। अब स्कूल बंद हो गए तो बच्चे अब कॉलेज जा नहीं रहे, स्कूल जा नहीं रहे, तो उनकी सोशल रिलेशनशिप्स बंद हो गई। वो कोलैबोरेटली पहले एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाते थे जहां पे बहुत सारे दूसरे बच्चे हैं, उनके साथ लगातार इंटरैक्ट करना, नई नई चीजें सीखना, लेकिन वो सब अब बंद हो गया। लेकिन इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। पहले वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते थे, कोरोना क्राइसिस के समय पे उन्होंने अपने बच्चों को समय दिया, उनकी सोशल और इमोशनल लाइफ को समझने की कोशिश की। ऐसा बोलना है सिनैप्स स्कूल ऑफ कैलिफोर्निया के जेम्स ईगन साहब का। ये स्कूल सोशल और इमोशनल लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो ओवरऑल अब किया क्या जा सकता है? व्हाट कैन वी डू टू इंप्रूव सोशल
एंड इमोशनल लर्निंग इन कम्युनिटीज, कल्चर्स एंड सोशल स्ट्राटा। तो देखिए, individuals from underprivileged backgrounds have faced immense learning losses over the last 1.5 years। जो अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने पिछले 1.5 साल में बहुत से लर्निंग लॉसेस को झेला है यहाँ पे। तो अब समझना क्या होगा। आवर स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी टू कंसीडर इनसाइट्स फ्रॉम द इंडियन एसईएल फ्रेमवर्क। पहला, एप्लीकेशन ऑफ एसईएल प्रैक्टिसेस शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। मतलब इंडिया में अगर आप सोशल और इमोशनल लर्निंग करा रहे हो तो बच्चों के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से होनी चाहिए। फिर एसईएल स्ट्रेटजी ऑफ केयर टेकर्स एंड एजुकेटर्स मस्ट अलाइन विद वन अनदर। जो केयर टेकर हैं, एजुकेटर हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजीज एक दूसरे के साथ अलाइन होनी चाहिए। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म सक्सेसेस रिक्वायर्स एसईएल टू बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस। लॉन्ग टर्म में अगर आपको एसईएल को सक्सेसफुल बनाना है तो साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर काम करना पड़ेगा। बोल बच्चन टाइप की बात है। ओके, जो पॉलिसी सरकार बनाती है वो गाइडलाइंस देती हैं, लेकिन साफ बात यह कि पुराने जो तौर तरीके हैं ओवरऑल चीजों को सीखने के, उनको बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने हमको एक रीसेट प्रोवाइड किया और इस रीसेट का इस्तेमाल करके हम सोशल और इमोशनल लर्निंग के इस टॉपिक को एक बिल्कुल ही नॉवल और इनोवेटिव प्रकार से पॉजिटिव वे में आगे लेके जा सकते हैं। तो एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पॉलिसी मेकर्स को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट किया जा सके। और इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे बहुत जरूरी हैं सिस्टमैटिक चेंज को लाने के लिए। तो अच्छी अच्छी बातें, बोल बच्चन बातें यहाँ पे करी गई हैं। देखिए, सोशल और इमोशनल लर्निंग हमारे जैसे कंटेक्स्ट में काफी मुश्किल हो जाती है। हमारे देश में आज तक क्या है कि भैया 10वीं में 90% ले आओ, 12वीं में 95% ले आओ, आईआईटी में ज्वाइन कर लो। इन सब चीजों में किसी भी प्रकार की सोशल और इमोशनल लर्निंग की जरूरत नहीं है। अब चूंकि नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से चीजें इवॉल्व होंगी। अब ये जो करंट जनरेशन है, आप लोग यूपीएससी पढ़ने वाले, हम सब तो भाई देखो स्कूल के आगे निकल गए। जो नए बच्चे आएंगे वो धीरे धीरे करके इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की फ्रेमवर्क में आएंगे। और ये जनरेशन भी नहीं, इसके बाद वाली जनरेशन में मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीके से इवॉल्व होगी। मतलब अभी जो 10th 11th 12th में और 6th 7th क्लास में बच्चे हैं, जब तक ये 12th पास कर जाएंगे तब तक एनईपी ठीक तरीके से लागू होगा। तो अभी के लिए 5वीं 4वीं 6वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जब 11वीं 12वीं तक पहुंचेंगे तब तक शायद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उनको काफी लाभ मिलने लगे। गॉट इट। और अपने फाइनल आर्टिकल चलते हैं, हाउ द 9/11 वॉर्स चेंज द वर्ल्ड, द वॉर ऑन टेरर स्ट्रेंथन इस्लामिस्ट एंड इस्लामोफोबिस्ट। देखिए, इसका बैकग्राउंड आपको पता है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पे खतरनाक अटैक हुआ, 200 अफगान मरे, 13 अमेरिकन मरे। अब आप कह सकते हो कि 2001 के सितंबर 11 टेररिस्ट अटैक के बाद ये जो पूरा इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है आपका यूएसए का अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद छोड़ते वक्त इस प्रकार का अटैक अमेरिका के ऊपर, ये इस बात को दिखाता है कि अमेरिका यहां पे बहुत बुरी तरीके से हार गया। यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है कि वॉर ऑन टेरर विल कंटिन्यू, लेकिन यूएस के पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। अफगानिस्तान में अब इनके पास कोई एयरबेस नहीं है, बगराम एयरबेस ये छोड़ के जा चुके हैं। पाकिस्तान के साथ इनका जो अलायंस था वो खत्म हो चुका है, पाकिस्तान एयरबेस के लिए जमीन दे नहीं रहा है। जो भी इनके पास एयरबेसेस हैं वो गल्फ कंट्रीज में है। आगे आने वाले समय में इंडिया में अगर एयरबेस आ जाता है आपका यूएसए के पास, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात होगी अमेरिका के लिए, कुछ हद तक इंडिया के लिए भी। लेकिन वो आएगा या नहीं आएगा, इस पे सोचने में भी समय लगेगा। और खास बात यह कि इन एयरबेस से ड्रोन स्ट्राइक्स हो सकते हैं। और ड्रोन स्ट्राइक आप कह सकते हो कि ठीक है, कुछ निगेटिव एसेट्स को, कुछ निगेटिव आप कह सकते हो जो प्लेयर्स हैं उनको न्यूट्रलाइज जरूर कर सकती है ड्रोन स्ट्राइक्स, लेकिन काउंटर इंटेलिजेंस नहीं करती है ड्रोन स्ट्राइक। ड्रोन स्ट्राइक इज नॉट रिलेटेड टू काउंटर टेररिज्म या फिर काउंटर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के लिए तो आपको ग्राउंड पे एसेट चाहिए, और ग्राउंड पे अभी के लिए यूएस का कोई भी एसेट नहीं है। 9/11 अटैक के बाद ओवरऑल यूएस के पास बहुत सिंपैथी आई जब सितंबर 2001 में यूएस के ट्विन टावर्स में घुस गए थे या हवाई जहाज। उस समय पे जब यूएस मिलिट्री एक्शन लिया ना, तो पूरी दुनिया यूएसए के साथ खड़ी थी और अलकायदा के अगेंस्ट थी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे यूएसए ने वॉर को लड़ा है, पूरी दुनिया अब यूएसए के अगेंस्ट चली गई और यूएसए हार गया। 2001 में ही तालिबान को हरा दिया था यूएसए ने और अलकायदा के बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर इराक में इन्वॉल्व हो गया यूएसए। बाद में आप देखोगे कि बैरक ओबामा के समय पे लिबिया में इन्वॉल्व हो गया यूएसए। तो अफगानिस्तान और इराक और लिबिया में इन्वॉल्व होकर यूएसए ने क्या दिखाया कि ये दुनिया भर में जाके जो इस्लामिक रिजाइम्स हैं इनको चेंज कर सकते हैं, इनको टॉपल कर सकते हैं। अभी टॉपल तो कर दिया तुमने रूलिंग रिजाइम को, लेकिन उसके बाद जो इंस्टेबिलिटी आई, जो केओस आया, उसको नहीं संभाल पाए। ये जो जिहादिस्ट होते हैं, जो कोर फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो कि दकियानूसी मीडियल माइंडसेट में जाना चाहते हैं, ये
केओस और लॉलेसनेस में प्रोलिफरेट करते हैं। लिबिया एनार्की में चला गया, इराक एनार्की में चला गया। तो अफगानिस्तान से तो तुमने अलकायदा को भगा दिया, लेकिन इराक में जो कुछ भी किया यूएसए ने, उससे अलकायदा फिर से इराक पहुंच गया। और कुल मिला के अभी भी जो प्रॉब्लम्स हैं यूएसए की, वो खत्म नहीं हुई। यूएसए ने जहां जहां पे भी इंटरवेंशन किया है, वहां वहां पे जो लोकल मुस्लिम्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये क्रूसेडर्स हैं, ये वो क्रिश्चियंस हैं जो कि आके मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ वॉर लड़ रहे हैं, और इनको पीछे ढकेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार का थॉट प्रोसेस लोगों के अंदर आ गया है। प्लस इसमें एक और प्रॉब्लम हुई है, राइट विंग आइडियोलॉजी भी बहुत बड़ी है। जब सीरिया जैसी कंट्रीज में प्रॉब्लम हुई, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग सीरिया से निकल के, इराक से जो सीरिया जा रहे थे, फिर वहां से सीरिया से निकल के मेडिटेरियन क्रॉस करके यूरोप पहुंचे थे, वेस्टर्न कंट्रीज पहुंचे थे। तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी राइट विंग वाला आइडियोलॉजी उठने लगी। आज की देख लीजिए, फ्रांस में आज की डेट में जो फ्रांस की मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसके अगेंस्ट कितना बैकलैश है मतलब फ्रांस की जनता में। तो यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में भी राइट विंग अप्रोच बहुत ज्यादा हो रही है। तो ओवरऑल अगर इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन आ रहा है, तो इन वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा पोलराइजेशन आ रहा है, और कहीं ना कहीं इन चीजों की शुरुआत यूएसए से हुई है। फिर ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड था जब यूएसए लिबिया में, इराक में, अफगानिस्तान में इंटरवीन कर रहा था, उस समय पे एक कंट्री बहुत ताकतवर हो रही थी, वो हो रही थी चाइना। जब तक यूएसए को ये पता चला कि चाइना उसकी एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर बन चुकी है, तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। आज की डेट में चाइना डाइवर्स फ्रंट्स पे यूएस को पुश बैक कर रहा है। ओके, अच्छा, ऐसा नहीं है कि यूएसए पहले कभी हारा नहीं है। 1970s में यूएस को बहुत सेटबैक मिले, वियतनाम में यूएसए हारा ओवरऑल। अब यूएस की खास बात है कि वो हारता है लेकिन बाउंस बैक करता है। जब 1979 में सोवियत इन्वेजन हुआ आपका अफगानिस्तान का, तब फिर यूएसए एक्टिव हो गया और उसने वहां पे सोवियत यूनियन को पुश बैक करवाया। पाकिस्तान और ये जो मुजाहिदीन थे, जिसमें से तालिबान निकला था, ये सोवियत को पीछे नहीं ढकल पाते अगर हेल्प नहीं पहुंचती यूएसए की। तो अब यूएस का जो एग्जिट हुआ अफगानिस्तान से, इससे 3 प्लेयर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ईरान, रशिया, चाइना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए यहां पे न्यूट्रलाइज हो चुका है। ईरान, रशिया, चाइना अगर जैसे ही कोई गलती करेंगे, यूएस उस गलती को कैपिटलाइज करके चीजों को अपने फेवर में घुमाने की कोशिश करेगा। अब कब ये हो पाता है, ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। अफगानिस्तान इज नॉट द एंड ऑफ अमेरिकन पावर। अमेरिका ह्यूमिलिएट जरूर हुआ है, अमेरिका पहले भी ह्यूमिलिएट हुआ था वियतनाम वगैरह में, लेकिन ये जो अमेरिकन पॉलिसी है ना, दूसरे के घरों में घुस के इंटरवेंशन करके चीजों को बदलने की, इसने कहीं ना कहीं दुनिया का सत्यानाश किया है। यही बात आर्टिकल में ऑथर बता रहे हैं। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबाइए, इससे खासा मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।